रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीता सुबह सुबह दूध वाले से 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध मांगते हुए बोलती है। अरे दूध वाले भैया, दूध देने में कंजूसी ना करो। कल हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है, जिसके लिए दही जमानी है। आप भी आइएगा हमारे यहाँ दही, पोहा और खिचड़ी खाने। बड़ा ही अद्भुत और परम त्योहार है ये। भगवान ऐसे ही हम सभी पर कृपा बनाए रखे। ये त्योहार है ही इतना खास। हमारे यूपी में इस त्योहार को बहुत ही रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। अगर गांव में होती तो अपनी माँ के साथ घर में तरह तरह की खाने वाली चीजें बनाती, जैसे तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़ की पट्टी, पोहा, मुरमुरे के लड्डू, रेवड़ी और बहुत सारी चीजें। संगीता की बात सुनकर तभी उसकी सास पूनम वहाँ आती है और उसे बोलती है, अच्छा तो सिर्फ ये सब तू अपने गांव में ही करेगी, यहाँ नहीं? मतलब तू इस घर को अपना घर नहीं मानती, क्यों बहू? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से त्योहार गांव में मनाया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी मनाना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अरे मदद बाद में करेंगे, पहले दूध वाले भैया को पैसे दे दे, फिर सभी को मिलकर बताइए तैयारियों के बारे में। ओहो, बातों ही बातों में मैं तो भूल गई। संगीता दूध लेकर अंदर जाती है और पैसे लाकर दूध वाले को दे देती है। उसके बाद पूनम अपने बेटे कुंदन और बेटी जूही को बुलाती है। पूनम की आवाज सुनकर दोनों भी वहाँ संगीता और पूनम के पास आते हैं। पूनम संगीता को मकर संक्रांति की तैयारियों के बारे में बताने के लिए बोलती है। अब तू शुरू हो जा, बता क्या क्या होता है इस त्योहार में। माँ जी, एक काम करते हैं, पहले हम पाठ पूजा के सामान की और घर के सामान की एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद घर की साज सजावट कर लेंगे। सामान भी तो लाना है ना फिर बाजार जाकर। और हम सबको मकर संक्रांति वाले दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। फिर हम सब मिलकर पूजा करेंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और शाम को खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम होगा। अरे रे, इतना सारा काम करना पड़ेगा। हम तो इस त्योहार में सिर्फ खाने की चीजें बाहर से मंगवा लिया करते थे बस, लेकिन लगता है इस बार तो मजा आने वाला है। आप लोग सोच समझकर सामान की लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं नाश्ता करने के बाद सारा सामान मार्केट से ले आऊंगा। हाँ बहू, ये काम सबसे पहले कर दे, फिर घर की सजावट में इसी को मुर्गा बनाएंगे। क्या आप लोग मुझसे और काम कराएंगे? मैं तो आज गया काम से। करना ही पड़ेगा। अरे साथ साथ काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा काम के बोझ का। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, उसके बाद काम बांट लेंगे। जूही, कुंदन और पूनम वहाँ से चले जाते हैं और संगीता रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। वो दूध को एक बड़े बर्तन में रखकर उसमें नींबू निचोड़ देती है ताकि दही अच्छे से गाढ़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद कुंदन और पूनम मिलकर मार्केट जाते हैं और इधर संगीता और जूही मिलकर घर की सजावट में लग जाती है। जूही सफाई करते करते थक जाती है और संगीता से बोलती है, हाय मैं तो थक गई इतने में ही। न जाने भाभी अब कैसे कर लेती हो इतना सारा काम अकेले। अरे नहीं, थकना मना है। अभी तो कितनी सारी तैयारियां बाकी है। किचन में कितना काम पड़ा है। पूजा की सामग्री का भी तो इंतजाम करना है। अरे बहुत काम है। और अभी तक सासू माँ और कुंदन जी भी बाजार से नहीं लौटे हैं। हमें उनके आने तक सारा काम खत्म करना है। ओह नो भाभी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है ना। ठीक है, आप मुझे रंग बिरंगी लड़ियाँ दीजिए, मैं उन्हें दीवारों पर लगा देती हूँ, बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद संगीता और जूही घर की डेकोरेशन का काम खत्म करते हैं और पूनम और कुंदन भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। पूनम और कुंदन घर को देखकर तारीफ करते हुए बोलते हैं, मेरा घर बिल्कुल राजमहल लग रहा है। इतना सुंदर सजा दिया तुम दोनों ने मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ संगीता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। घर में एक अलग ही रौनक लग रही है। लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है कल। ये सब सिर्फ भाभी ने अकेले थोड़ी किया है, मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। कमर टूट गई मेरी घर को सजाते सजाते। हाँ, मानना पड़ेगा, मेरी बहन भी किसी से कम नहीं।
आपने सही कहा, जूही की वजह से ही बाजार का सारा काम आसान हो गया। अच्छा बहू, ये सारा सामान चेक कर ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। रुकिए माँ जी। इतना बोलकर संगीता सारा सामान थैले से निकालकर चेक करते हुए बोलती है। हाँ माँ जी, सारा सामान ले आए हैं आप दोनों बाजार से। अब आप आराम कर लीजिए, मैं, कुंदन और जूही मिलकर लड्डू बनाते हैं रसोई में। अरे ना बहू, सब मिलकर बनाते हैं ना, और भी मजा आएगा। आप थक गई होंगी ना माँ जी, मैं आपके लिए और सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ संगीता, इसी का तो इंतजार है। संगीता इतना कहकर किचन से सबके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और रसोई में लड्डू और गुड़ से युक्त पट्टियों को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी थाली में सारे लड्डू सुखाकर उन्हें एक डब्बे में रख दिया जाता है। सारे काम को करते हुए कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं लगता। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। घर में सबसे पहले संगीता उठकर नहा धोकर पूजा की तैयारियां करती है। धीरे धीरे पूनम, कुंदन और जूही भी तैयार होकर पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा करने के बाद सभी मिलकर सूर्य देवता को एक साथ जल चढ़ाते हैं। पूजा खत्म करने के बाद पूनम, जूही और कुंदन नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी संगीता उन्हें दही और पोहे परोसते हुए बोलती है। आज नाश्ता भी स्पेशल मिलेगा, दही और पोहा। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल देना। वाह वाह, क्या स्वाद है इस खाने का, मजा आ गया बहू। मैंने पहले कभी ये डिश नहीं खाई और अब मुझे रोज सुबह के नाश्ते में यही चाहिए। हाँ भाभी, पराठे के साथ दही और पोहा उस चाय से 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। तू भी तो खा, या सिर्फ हमें ही खिलाएगी? चल बैठ जा कुर्सी लगाकर। हाँ हाँ संगीता बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे आप लोग खाइए, मैं तो दिन भर खाती रहूंगी। तू बैठती है या नहीं हमारे साथ नाश्ते पर? पूनम के इतना बोलने पर संगीता भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है और फिर कुंदन के साथ मिलकर सभी के घरों में जा जाकर लड्डू, पोहे और मूंगफलियां बांटने लगती है। दोपहर के वक्त चारों छत पर पतंग उड़ाते हैं। पतंगों से सारा आसमान रंगीन नजर आने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाने पर संगीता सभी के लिए मजेदार खिचड़ी बनाती है, जिसे खाने के बाद सभी एक साथ बैठकर गपशप करते हुए बोलते हैं। थैंक यू संगीता, आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता हमारा। आखिर बहू किसकी है? सारे पड़ोस को पता चल गया कि हमारी मकर संक्रांति का त्योहार सबसे अच्छे ढंग से और खुशियों को बांटते हुए मनाया है। सच में भाभी, हमारी तो दिवाली भी फीकी पड़ गई। बहुत मजा आया भाभी, आपकी वजह से। अरे आप इन सब का क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हैं, बल्कि हम सब ने मिलकर इस त्योहार को मनाया है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्टिव परिवार मिला है। थैंक यू। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए संगीता और उसके घर वाले ऐसे ही अपनी जिंदगी में नए रंग भरते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सपना बहुत ही चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। उसे पतंग उड़ाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, साथ ही वो उसमें बहुत ज्यादा माहिर भी थी। जब भी उसे मौका मिलता या कोई पतंगबाजी प्रतियोगिता होती तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। साथ ही वो हमेशा जीतकर ही घर वापस लौटती थी। ऐसे ही एक दिन सपना पतंग प्रतियोगिता जीतकर घर वापस आती है और अपनी माँ सुजाता को ट्रॉफी देते हुए बोलती है, माँ देखो, इस बार भी मैंने प्रतियोगिता जीत ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार क्या मिला इनाम में मेरी लाडो को? मेडल ही नहीं, जीतने के साथ साथ मुझे 25,000 का इनाम भी मिला है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सपना की बुआ नीलम उसके लिए एक बहुत ही अच्छे से अनमोल नाम के लड़के का रिश्ता लाती है। भाभी, या देख छोरे की फोटो और बता मारी सपना ताई की सा छोरा सही हो। लड़का तो बहुत अच्छा है, पर तू ये बता कि ये हमारी सपना को देखने कब आ रही है? भाभी, जब आप कहोगे ना
जब मैं लेकर आ जाऊंगी। नीलम लड़के वालों से बात करती है और कुछ ही दिनों में अनमोल और उसकी माँ सरला सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? जी बिल्कुल नहीं। वैसे भी नीलम जी तो साथ ही में थी, तो उनके होते हुए कैसी परेशानी। सुजाता सपना को लेकर बाहर आती है। सपना हाथों में चाय की ट्रे और होठों पर प्यारी सी मुस्कान के साथ सबके सामने आती है। सपना की प्यारी सी मुस्कान देखते ही वो सभी को पसंद आ जाती है। तभी सरला बोलती है, अरे हमारे होने वाली बहू तो बिल्कुल कोहिनूर का टुकड़ा है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? जी जी बिल्कुल सही। और फिर आपकी तरफ से अगर रिश्ता पक्का है तब मुंह मिठा करवा दे सबका। जी जी बहन जी, बिल्कुल पक्का ही पक्का है सब। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सपना और अनमोल की शादी हो जाती है। शादी के बाद सपना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सपना खाना बना रही होती है कि तभी खिड़की से उसकी नजर आकाश में उड़ रही पतंगों पर पड़ती है। वो पतंग को देखने लगती है और जैसे ही पतंग कटती है वो उसको लूटने के लिए बिना किसी को बोले घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो पतंग लेकर जब घर वापस लौटती है तो उसकी सास उससे बोलती है, क्यों री, कहाँ से आ रही है तू? और खाना बनाते बनाते कहाँ मरने चली गई थी? ये देखिए माँ जी, पतंग लेने गई थी। जैसे ही ये पतंग कटी तो मैंने इसे फट से लपक लिया बाहर जाके। तो बताकर जा सकती थी, तेरी वजह से पूरा खाना जल गया। अब ये जला हुआ खाना कौन खाएगा? तेरा बाप। सपना सरला की बातों को अनसुना करके खाना दोबारा से बनाने लगती है और सभी को खिलाती है। ऐसे ही एक दिन वो बाजार जाती है और बहुत सारी पतंगे खरीद कर घर ले आती है और अपनी सास से कहती है, ये देखिए माँ जी, मैं कितनी सारी पतंगे लाई हूँ। हम दोनों मिलकर उड़ाएंगे। चलिए चलिए। अच्छा मजाक है बहू, पर इस उम्र में मैं क्या पतंग उड़ाऊंगी? अरे तो क्या हुआ माँ जी, मैंने तो अपनी मम्मी को भी पतंग उड़ाना सिखाया था और आप तो मेरी सासू माँ है, आपको तो मैं जरूर सिखाऊंगी। अरे नहीं बहू, तू ही उड़ा, मुझे नहीं आती ये पतंग वतंग उड़ाने। अरे माँ जी मैं हूँ ना, आप बस मेरा साथ दीजिए। सपना के बोलने पर सरला उसके साथ छत पर जाकर पतंग उड़ाना सिखाने लगती है। अपनी सास को पतंग उड़ाना सिखाते सिखाते वो पीछे ध्यान नहीं देती और अपनी सास के साथ छत की मुंडेर से नीचे गिर जाती है, जिससे सरला के पैर में और सपना के सर में चोट लग जाती है और वो दोनों खाट पकड़कर बैठ जाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सपना के अंदर फिर से पतंग उड़ाने के ख्याल आते हैं और वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मैं क्या कह रही थी कि अब आपके पैर ठीक लग रहे हैं, तो चलिए ना हम दोबारा से पतंग उड़ाना शुरू करते हैं और इस बार आपको कुछ नहीं होगा, पक्का। अरे करम जली, पिछली बार भी तू ही थी ना, देख क्या हुआ, तेरी वजह से लंगड़ी हो गई मैं, मेरा पैर टूट गया। अरे माँ जी आप इतना क्यों डरती हैं पतंग उड़ाने से? मैं हूँ ना आपके साथ, और वैसे भी पतंग उड़ाने में ना कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता और ना ही कोई पतंगबाजी में मुझे हरा सकता है। एक बार फिर सपना सरला को अपने साथ पतंग उड़ाना सिखाने लगती है, जिसमें सरला का मांझे से हाथ कट जाता है। तभी सरला बोलती है, अरे तू मेरे शरीर का हर हिस्सा खराब करके ही मानेगी क्या? मेरी एक बात गांठ बांध कर सुन ले, अब ना तो मुझे पतंग उड़ाना सीखना है और ना ही तू पतंग को हाथ लगाएगी, समझ गई? सपना अपनी सास के बोलने पर पतंग उड़ाना छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन उनके घर के पास में ही पतंग प्रतियोगिता होना शुरू हो जाती है। ये खबर जानकर सपना के मन में भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन करता है, तो वो अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी मैंने सुना है कि हमारे पास में पतंग प्रतियोगिता होने वाली है, क्या ये सच है क्या? बहू ये बात सच हो या झूठ, तुझे इससे क्या? तू कौन सा इस प्रतियोगिता में भाग लेगी? जी माँ जी वो तो है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। सरला की बात सुनकर बेचारी सपना
अपनी बात पूरी बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सरला को इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ औरतों से पता चलता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को 25,000 और जीतने वाले को इनाम के तौर पर पूरे 50,000 कैश और ट्रॉफी मिलेगी। ये खबर जानकर सरला के मन में इनाम का लालच आ जाता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। फिर वो अपनी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, बहू मैं चाहती हूँ कि पास में हो रहे प्रतियोगिता में तू भी हिस्सा ले। पर माँ जी आपने तो पहले मना कर दिया था, तो फिर अब अचानक से? क्योंकि पहले मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर मैं अब चाहती हूँ कि तू इस प्रतियोगिता में भाग ले और जीते और मेरा नाम रोशन करे। माँ जी पर काफी टाइम हो गया है मुझे पतंग उड़ाए और प्रतियोगिता में तो बस 2 दिन बाकी हैं। बहू ये तेरे हाथ का हुनर है, तुझे इससे कोई नहीं छीन सकता। 2 दिन तो बहुत है तेरे लिए। 2 दिन का अभ्यास करके सपना पतंग प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर लेती है और सबके साथ मैदान में उतर जाती है और पतंगबाजी करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सपना सबकी पतंग काट देती है और प्रतियोगिता में जीत जाती है। उसकी पतंगबाजी देखकर सरला उससे बोलती है, बहू मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी पतंग उड़ाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे तेरी पतंगों से दूर रखा। माँ जी माफी कैसी? ये सुनहरा मौका मुझे आप ही ने तो दिया है, तो फिर माफी क्यों मांग रही हैं? वो तो बहू लालच में आके कर दिया था मैंने, पर अब मुझे कोई लालच नहीं है। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया और इससे बड़ा और क्या इनाम होगा मेरे लिए। सपना अपनी सास को माफ कर देती है और खुद की जीत पर गर्व महसूस करती है। वहीं सरला का अपनी बहू की वजह से सर फक्र से ऊंचा हो जाता है और वो खुद जाकर सपना के हाथों में उसकी पतंग थमा देती है, जिसके बाद एक बार फिर से सपना अपने पतंग के साथ साथ अपने सपनों की भी उड़ान भरती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।